अपने ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से हिंदी वर्णमाला को फिर से विस्तार पूर्वक पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे हिंदी वर्णमाला का कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है कि कोई एक वीडियो में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। और आपके लिए ये जो मैं आपके लिए पढ़ा रही हूँ, इसको पढ़ते समय एक ऐसी फीलिंग आ रही हुई जैसे हम क्लास में पढ़ रहे हैं। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, एक बिल्कुल इसी तरह से आपके लिए पढ़ाते हुए चल रही हूँ जैसे क्लास में समझाते हुए चलते हैं, बहुत अच्छे से आपके माइंड में अच्छे से बैठालते हुए, जिससे आपको दोबारा शायद ही कभी जरूरत पड़े इसे समझने की, पढ़ने की। आइए हम चलते हैं अपने चलन में आगे को बढ़ते हुए, पढ़ते हुए सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। राधा रमन आपके लिए हिंदी वर्णमाला का पाठ 33 व्यंजनों के बारे में पढ़ाते हुए चलती हूँ। आप धैर्यपूर्वक सुनिए और समझिए, क्योंकि मैं जो भी अपनी वीडियो बना रही हूँ ये इस तरह से बना रही हूँ कि ये सारी परीक्षाओं में कहीं भी आपके लिए उपयोगी ठहरेगी, क्योंकि हिंदी वर्णमाला से, हिंदी से समान क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिए जाते हैं, कोई भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे, इसे समझेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने पाठ 30 को। जैसे हमारे चैनल का नाम है हिंदी ज्ञान गंगा गागर में सागर, यानी कि थोड़े में ज्यादा, उसी तरह से पढ़ाते हुए चलेंगे, आप समझिए। और कहीं कुछ मेरे उच्चारण में या समझाने में कोई कमी रही हो तो आप मेरे लिए बताएं कहाँ पर क्या कमी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला जो है हमारी, इसके लिए कितने पार्टों में या कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके कौन कौन से वो 2 भाग हैं। क्वेश्चन बना हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। ऐसे आज तक इस तरह क्वेश्चन आए नहीं है, पर हम अच्छे से तैयारी करेंगे पूरी विस्तार। मैंने कहा ना, कहीं से भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना तो है ही नहीं, छोड़ने वाला समय गया। हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, डीपली पढ़ते हुए चलेंगे, पर माइंड में उसी समय सेट करते हुए। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, क्वेश्चन अगर बनता है तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला को कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है, इनके नाम बताओ। अगर क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है तो हो गया हमारा एक स्वर, दूसरा व्यंजन। हमारा पहला स्वर हो गया, दूसरा व्यंजन होगा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्यंजनों को हिंदी व्याकरण में हल्बी कहते हैं। व्यंजनों का हिंदी व्याकरण में हल्बी कहते हैं, या व्यंजनों को दूसरा नाम हल्बी है। हमारे हिंदी व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है, हल। या हमारे हिंदी व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है, हल। किसी भी तरह से पूछ लें, किसी भी तरह घुमा फिरा के आप हल हल हल, ये ध्यान रखेंगे। चाहे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे, व्यंजनों को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, तो भी हल। व्यंजनों का दूसरा नाम क्या है, तो भी हल। या हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों का दूसरा क्या नाम है, तो भी हल। और हमारे कितने व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में, 33। ठीक है, यानी कि 33। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन अगर बनता है हमारी हिंदी वर्णमाला में, हमारी हिंदी वर्णमाला में कौन से ऐसे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, कौन से ऐसे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या 33 या 33 ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्वेश्चन ही में क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर व्यंजन पूछ लिया, 33 व्यंजन, कौन से ऐसे वर्ण हैं, व्यंजन, व्यंजन ही स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या उनका उच्चारण किया जाता है, किसका, व्यंजनों का। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जैसे कौन कौन से हैं ये देखिए। का, देखिए इसी में व्यंजनों में हम बिना, मैंने कहा नहीं कि बिना स्वरों की सहायता के हम व्यंजनों को उच्चारण नहीं कर सकते।
देखिए किस तरह से मैंने आपके लिए अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्योंकि बिना स्वर की सहायता के तो व्यंजनों का उच्चारण हो ही नहीं सकता। कौन कौन से हैं वो? देखिए मैंने अपने इस स्क्रीन पे डाला है, आप देखिए किस तरह से है। जैसे अगर हम का भी बोलते हैं, का भी उच्चारण करते तो का में आ खुद ही निहित होता हुआ चला आ रहा है। अगर हम का से आ को दूर करेंगे तो हमारे लिए इसमें हलंत लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये हलंत लगाना पड़ेगा अगर हम का से आ को दूर करेंगे, पर हमारा उच्चारण नहीं हो पाएगा। फिर ये का हो नहीं, ऐसे रह जाएगा, कोई बनेगा ही नहीं। तो का प्लस आ, अगर हम का उच्चारण करते हैं तो का में आ खुद ही निहित होता चला आता है। इसी प्रकार से चा, अगर हम चा का उच्चारण करते हैं तो चा प्लस आ, चा प्लस आ। इसी प्रकार से अगर हम टा का उच्चारण करते हैं तो टा प्लस आ। अगर हम दोनों को दूर करते हैं एक दूसरे से, अगर आ को हम दूर करते हैं तो देखिए हमने उससे पहले हमारी क्या करना पड़ेगा? जो व्यंजन है उसके लिए हमारी स्वर रहित करना पड़ेगा, और स्वर रहित करने के लिए हमारी क्या करना पड़ेगा? ये हलंत लगाना पड़ेगा। ये स्वर रहित करने के लिए हलंत लगाना पड़ेगा इस तरह से। तो हमने इनको अलग करा, टा प्लस आ हो गया। इसी प्रकार से ता का उच्चारण करेंगे तो ता में भी आ रहा है, ता में भी आ रहा है, ता में भी आ रहा है, ता प्लस आ। इसे भी अगर हम हलंत रहित करेंगे, स्वर रहित करेंगे तो यहाँ भी हमें हलंत देना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर दिया है। इसी प्रकार से पा है, पा प्लस आ है, इसमें भी आ है। इसी तरह से आदि, आदि का मतलब का से लेके ज्ञा तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं इतने ही, इनको ही मत समझिए जो मैंने इस पे दर्शाया है। जितने भी हमारे 33 व्यंजन हैं उन सब में हमारा स्वर अपने आप ही निहित है, उसमें अपने आप ही उनमें शामिल है, यानी कि सम्मिलित है। इतने ही वर्ड्स में नहीं, आप सोचे कि जितने वर्ड दिए गए इनों में, इनमें नहीं है, 33 में है। और किस तरह से है, हम अपनी आगे वीडियो को बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हुए चलेंगे, आपको पूरी अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ाते हुए चलेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अच्छे से किस तरह से है सम्मिलित। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख से रुककर बाहर जाती है। क्या करते समय? उच्चारण। क्या करते समय? उच्चारण करते समय, यानी कि सीधे से एकदम नहीं जाती। जैसे हम आ को बोलते हैं, सिर्फ स्वर का उच्चारण करते हैं आ, एकदम देखिए उच्चारण करके देखिए, एकदम सीधे से हमारी जो मुख से वायु थी एकदम सीधे सटाक से निकल गई। अब इसी प्रकार से हम काका आप देखिए उच्चारण करके का, रुका थोड़ा सा। अगर हम का, अब इसमें अगर आ नहीं आ रहा है तब तुम सर्राटे से एकदम तेजी से बोल रहे हैं इसके लिए। मगर स्वरों को हम जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु सीधे से बाहर निकल जाती है, मगर हम जब व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारी वायु एकदम सीधे से बाहर ना निकल कर थोड़ी सी देर मुंह में कहीं ना कहीं टकराएगी या रुकेगी, तब बाहर आएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है किन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से रुककर बाहर आती है या कहीं भी मुंह में टकरा करके बाहर आती है मुख से, तो कौन से वर्ण है वो? उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो हमारे हैं व्यंजन। व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु हमारे मुख से एकदम सीधे ना आकर मुख में रुककर बाहर आती है, तो या व्यंजन। कौन है वो? व्यंजन है। व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु बाहर रुककर आती है। जिन वर्णों का, देखिए जिन वर्णों को उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, यानी कि हमारे मुख से जो हमारे, क्योंकि फेफड़ा मतलब एकदम सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है, तो हमारे जो वायु भरती है तो फेफड़ों में ही तो भरते हैं। जो हमारे एकदम अंदर से जो वायु निकलती है बोलते उच्चारण करते समय, तो वो मुंह में थोड़ी देर रुककर, यानी कि बहुत ही कम देर के लिए रुककर बाहर आती है, पर स्वरों में ऐसा नहीं, स्वरों में एकदम सीधे बाहर आ जाती है। ठीक है, हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हम अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए व्यंजनों के भी 3 भेद हैं। अब देखिए
व्यंजन है 33 यानी कि 33 है। और ऐसा नहीं कि इनके भेद नहीं, इनके भी भेद हैं। क्वेश्चन बने कि क्या व्यंजन के कितने भेद हैं, तो व्यंजनों के कितने भेद हैं? व्यंजनों के 3 भेद हैं। व्यंजनों के 3 भेद हैं। क्वेश्चन बने व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजनों के 3 भेद हैं। सीधे आप 3 भेद पे कर देंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखिए मैं आपको बताती हूँ। आप आइए अपने नेक्स्ट जो है इस पर आइए, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। ये है आपका, अब क्वेश्चन अगर बन जाता है कि व्यंजनों के 3 भेद हैं, आपको पता है हो, पर वो कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है? क्वेश्चन अगर बनता है कौन कौन से हैं वो व्यंजनों के 3 भेद और क्या उनका क्या नाम है, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, मैंने आपको नाम क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। उसमें अगर लिखा रखा होगा तो इन तीनों के नाम एक जगह दिए रखे होंगे और कोई विकल्प होगा कि देख का नाम दे दिया होगा या 2 का या 4 है जो भी है, तो आपको पता है कि ये है तो आप इन पर टिक कर देंगे। या इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किसी एक व्यंजन को वहां पे रख दे, बाकी और सब रख दे, तो पूछ ले कि ये हमारे कौन से 3 व्यंजन क्या है, ये क्या है, ये यानी कि किसके भेद हैं, ये व्यंजनों में से कौन से नंबर का व्यंजन है ये, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर स्पर्श व्यंजन रखा है तो आप स्पर्श पे कर देंगे, अंतस्थ पे तो अंतस्थ पे कर देंगे कि हमारे पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का ये, तीसरे नंबर का है। कौन कौन से हैं ये हम आगे वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। जो भी व्यंजन है हमारे हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। इनके लिए हमने बहुत विस्तार पूर्वक अच्छे से यहाँ पे पैराग्राफ को लिखा है, और कहाँ से कौन से स्पर्श व्यंजन है, कौन से अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि कितनी संख्या है, कितने ऊष्म व्यंजन है, बहुत अच्छे से हम इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कहाँ से किसका उच्चारण होता है। बहुत धैर्यपूर्वक सुनेंगे आप इसके लिए, और बहुत धैर्यपूर्वक इसको आप शांत मुंह से सुनिए और अच्छे से ग्रहण कीजिए। ठीक है, हमारे 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? 33 व्यंजन ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप ध्यान से इनको देखिए कहाँ से किसका उच्चारण होता है। हमारे 33 व्यंजन जो हैं इनमें से 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन है, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, 25 स्पर्श व्यंजन है हमारे। ठीक है, कौन कौन से है देखिए, का से लेके मां तक, ये हमारे का से लेके ये मां तक, ये मां तक हमारे स्पर्श व्यंजन है 25। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। क्वेश्चन बने कि हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, हमारी हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कर देंगे आराम से। ठीक है, कौन कौन से हैं? ये पूरे तो 25 लिख के नहीं आएंगे, मगर इनमें से कोई एक दो भी अगर लिख के रख दे तो पूछ ले कि ये हमारे कौन से व्यंजन है, स्पर्श है कि अंतस्थ है कि ऊष्म है, क्या है, तो आप इनका पहचान रखेंगे। का से लेके मां तक जो भी है ये हमारे स्पर्श व्यंजन है, सॉरी स्पर्श व्यंजन है ये। यानी कि स्पर्श का मतलब है हम जब इनका उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण करते समय जब जैसे हम बोलेंगे तो का को उच्चारण हमने करा तो हमारी टंग जो यानी कि जिब्या जो है हमारी, ये हमारे जो मुंह के अंदर जिब्या है, तालू है, ये जो है जब हम उच्चारण करेंगे ये कोई ना किसी भाग को टच करते हुए चलेंगे, एकदम सीधे से नहीं होंगे। तभी तो इन्हें स्पर्श बोल रहे हैं। स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श का मतलब छूना। जब हम इनका उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय हमारी जिब्या यानी कि हमारी जीभ कहीं ना कहीं जरूर टच होगी मुंह में, तो इसको इसीलिए इनका नाम दिया गया है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। स्पर्श का मतलब हमारी जिब्या कहीं ना कहीं मुंह को अंदर छूते हुए उच्चारण जब हम करेंगे कहीं ना कहीं टच होगी, कहीं ना कहीं किसी तालु या मूर्धा या दंत कहीं भी टच करेगी, तब हम इस वर्णों का उच्चारण कर पाएंगे। इसीलिए इनका नाम स्पर्श रखा गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? 25 है। ठीक है, क्लियर। अब इनका देखिए
किसका उच्चारण कहाँ से होता है, कौन सी लाइन को क्या कहते हैं, इनके नाम बाई का वर्ग। अगर क्वेश्चन आ जाता है का वर्ग के कौन से व्यंजन हैं, तो का वर्ग मारे कि जो का से लेके का से जो लाइन स्टार्ट हो रही वो का वर्ग के हो गए। का खा गा गा अड़ा, देखिए हमारी जिब्बा कहाँ रुकी, पूरी लाइन पढ़ के रुकी, का खा गा गा अड़ा। आप ध्यान रखिए, वहां पे आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप उच्चारण करके देख लीजिए, जहां पे आपकी जिब्बा रुक जाए का खा गा गा अड़ा, यानी कि तो इसे का, ये का वर्ग के हो गए। इसी प्रकार से चा वर्ग यानी चा की लाइन के चा वर्ग के हो गए, ये हमारा का वर्ग हो गया, का वर्ग का हो गया। इसी प्रकार से हमारा ये चा वर्ग, अब हमारे यानी कि जो हमारे उच्चारण के समय जो सबसे पहला अक्षर है उसी से हमारे वर्ग डिसाइड कर दिए गए, ठीक है, वर्गों को नाम दे दिया गया, ये चा वर्ग की रहो। इसी प्रकार से चा वर्ग से आ जाए चा छा जा झा हुआ, यहाँ तक हम एक लाइन में बोलेंगे, कहा हमारे को हम समझ जाएंगे ये हमारे चा वर्ग के व्यंजन है या चा वर्ग के हमारे वर्ण हैं, ये हमारे चा वर्ग के वर्ण हैं, ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। इसी प्रकार से हमारे आ जाए टा वर्ग। अगर क्वेश्चन आ जाता है टा वर्ग, ये कौन से वर्ग से है, ये जो व्यंजन दिए रखे ये वर्ण जो है कौन से वर्ग के हैं, या इन वर्गों की लाइन को किस नाम से उच्चारण किया जाता है। तो टा के वर्ग टा ठा डा डा, तो ये हमारे इनमें से अगर कोई एक रख दे, ये चार पांचों रख दे, या किसी एक को रख दे, आप ध्यान रखेंगे कि हमारी टा, अगर टा की लाइन वाले आ रहे हैं, टा की लाइन में से अगर कुछ पूछ रहे हैं, पंक्ति में से अगर पूछ रहे हैं, तो ये हमारे टा वर्ग के होगा। अगर एक चाहे सारे वर्ण रख दें, चाहे एक अकेला वर्ण रख दें, चाहे एक अकेला वर्ण रख दें, चाहे सारे वर्ण रख दें, क्वेश्चन जो एक रख के वहां भी पूछ ले कि ये कौन से वर्ग का वर्ण है, ये टा को दे दे, चाहे ठा को किसी, तो आप पहचान लेंगे कि ये तो हमारे टा वर्ग का है। चाहे यहाँ से दे दे, कहीं से भी दे दे कि ये हमारे चा वर्ग का है, चा वर्ग का, कि चाहे चारों पांचों सब दे दे, ये एक दे दे या दो दे दे, आपको ध्यान रखना हो कि ये हमारे इस लाइन के हैं, यानी कि इस पंक्ति के हैं, इस वर्ग के हैं। तो ये क्वेश्चन कहीं से भी आए, कैसे भी करके पूछ ले, चाहे आपको ये सारे के सारे लिख के दे दे, चाहे एक लाइन का लिख के दे दे, या एक लाइन में से एक वर्ण लिख के दे दे, या दो, आप पहचान लें कि हमारी ये का लाइन का है तो ये का वर्ग का हो गया, टा लाइन का तो टा वर्ग हो, चा वर्ग का है तो चा वर्ग का हो गया। इसी प्रकार से हमारे ता वर्ग है, ता का भी इसी तरह है, ता का भी क्वेश्चन इसी तरह से अगर बन जाता है कि हमारे कौन से वर्ग का है ये वर्ण, तो हमारी ता की लाइन का है, यानी कि ता की पंक्ति का, तो हमारी ता वर्ग का हो गया। ये ता था धा धा ना, इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आप, चाहे ये पांचों रख दें, चाहे इनमें से कोई एक रख दें, तो आप पहचान लेंगे कि ये हमारे ता वर्ग का वर्ण है हिंदी वर्णमाला का, ठीक है। इसी प्रकार से हम आएंगे पा पे, आइए, हमारे स्पर्श व्यंजन ही चल रहे हैं ये, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। इसी प्रकार से यानी कि जो हमारी पंक्ति की सबसे पहला वर्ण है, उसी के आधार पर वर्गों को वर्गीकरण कर दिया गया कि ये का वर्ग का, ये चा वर्ग का, ये टा वर्ग का, ये पा वर्ग का। अब हम आते अपने पा वर्ग पे, देखिए पा वर्ग भी उसी तरह से, पा वर्ग को क्वेश्चन अगर पा फा वा भा मा ये वहां पे आ जाए, लेकिन ये कौन से वर्ग के, ये वर्ण जो है कौन से वर्ग के हैं, पा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग, पहचानने को आप ले दी तो आप पहचान लें कि ये तो हमारे पा वर्ग के, या किसी एक को दे दिया, दो को, तीन को, सेम वही रहेगी पोजीशन, आप पहचान लेंगे कि ये तो हमारे पा वर्ग के हैं, ठीक है। अब पा वर्ग के हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ये 25 स्पर्श व्यंजन है, ये मैंने दे दिया। स्पर्श का मतलब वही छूना है कि जब हम उच्चारण करेंगे, उच्चारण करते समय हमारी जिब्बा कहीं ना कहीं जरूर टच होगी, ठीक है, इसीलिए इनके लिए स्पर्श का मतलब यह है छूना है, इसीलिए इनका नाम इनके लिए स्पर्श व्यंजन दिया गया। अब देखिए एक्सप्लेन में और करती हूँ अच्छे से, इनके लिए और क्या क्या कहते हैं, ठीक है, इनको और क्या क्या कहते हैं, इनका उच्चारण, जैसे ये देखिए, ये कंठ, मैंने सब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसके लिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसका पैराग्राफ बनाया है, जिससे आपको यहीं पे सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाए। इसका एक नाम और है का खा गा घा ड़ा, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इनका उच्चारण अगर क्वेश्चन आ जाता है, का उच्चारण कहाँ से होता है, या खा का उच्चारण कहाँ से होता है, या गा का उच्चारण कहाँ से होता है, या रा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये कंठ से होता है। आप बोल के देखिए, का खा गा घा ड़ा है, ये कंठ से हो रहा है, हमारे उच्चारण करके देखिए, तो ये कंठ वर्ग के क्वेश्चन आ जाता है कि कंठ, इन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, का उच्चारण कहाँ से होता है, या खा का उच्चारण कहाँ से होता है,
का उच्चारण कहाँ से होता है या खा का उच्चारण कहाँ से होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखने की चीज है। आज पहली लाइन है का वर्ग की है, तो ऐसे याद कर लो का वर्ग के कंठ। ठीक है, चाहे इनको ऐसे याद रखो का खा गा गाड़ा, इनके सीधे सीधे उच्चारण करके देख लीजिए, क्वेश्चन बनता है तो आप परेशान नहीं होंगे। ये हमारे उच्चारण कहां से होगा, कंठ से है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी लाइन पे अपने चा वर्ग पे आइए। चा छा जा झा उआ, इनका उच्चारण कहां से होता है, इनका भी अगर कोई या तो एक अक्षर दे देंगे, एक वर्ण दे देंगे, सॉरी एक वर्ण दे दे या पांचों ही दे देंगे और कहें इनका बताइए उच्चारण कहां से होता है, तो आपको ध्यान रखना हो कि ये तो तालु से है। अब इसके लिए बहुत अच्छी सी मैं आपकी एक ट्रिक बताती हूँ। आप सोचो चलो का से तो हमने किया, ध्यान में आ जाएगा कि ये का से कंठ हो गया उच्चारण। अब चा से तो तालु हो रहा है, तो आप इसको चालू समझ लो, तालु बजाय चालू समझ लो। ठीक है, बहुत इजीली तरीके से कि चालू वर्ग का हो गया, चा से चालू, चालू आ रहा है, चालू मतलब तालु, क्योंकि चालू तो कुछ होता ही नहीं है भाई, हिंदी वर्णमाला में चालू तो कुछ है ही नहीं, तालु है, तालु से उच्चारण है, तो तालु चालू ऐसे आप माइंड में सेट कर लो। ठीक है, अगर किसी तरह से आपके स्लिप हो जाए परीक्षा में तो आप याद रखना तालु की जगह चालू भी याद आ जाए तब भी इसको मतलब ये हमारे तालु वर्ग है, यानी कि तालु से इनका उच्चारण होता है। आप देखिए उच्चारण करके देखिए, चा चा जब हमने बोला हमारी जो जिब्या जो है ऊपर तालु पर टच हो रही है, छा इसमें भी तालु पर टच हो रही है, सब में ऊपर छू रही है हमारी जिब्या। ठीक है, तालु को उच्चारण करते हैं, तालु का मतलब अरे उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिब्या अगर तालु को छूती है तो वो हमारे हो गए तालब या कंठ, मतलब तालब। ठीक है, तो ये हो गया तालु। ठीक है, उच्चारण वर्ग हो गया। क्वेश्चन आता है कहीं से भी कहते हैं कि इनको उच्चारण करते समय हमारी जिब्या कहाँ टच होती है, तालु से होती है, तो तालु वर्ग। ठीक है, तालु उच्चारण हो गया। ठीक है, इन वर्णों का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, टा वर्ग। टा वर्ग, टा ठा ढा ढा अणा, मूर्धा। मूर्धा मीन्स अब हम आप उच्चारण करके देखिए, मूर्धा मतलब होता है जो हमारे दांत है, दांतों के नीचे हमारे ये होता है मूर्धा, इनके अंदर जो होता है हमारा मांस टाइप का, जो देखिए हम टा टा बोला तो दांत के पास में जो हमारा मांस है वहां पे हमारी जिब्या टच हो रही है, तो वो हमारी मूर्धा है। क्या है, हमारे जो आगे जिब्या का जो बोलो अग्रभाग जो है, ये जो हम उच्चारण कर रहे हैं वर्णों का, तो ये दांतों के अंदर थोड़ा सा जो मांस है बराबर वहां पे टच कर रहा है। देखिए बोल के देखिए, टा ठा डा ढा अड़ा, देखिए छुआ, आप उच्चारण खुद करके देखिए, अभी पता चल जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, मुंह का यानी कि जिब्या का अग्रभाग जहां पे हमारी टच कर रहा है मुंह में अंदर कहीं भी, अगर आगे अग्रभाग अगर कोई टच कर रहा है दांतों के अंदर जो मांस है वहां पे टच कर रहा है, तो ये मूर्धा का उच्चारण हो गया। ठीक है, कौन कौन से मूर्धा वर्ग के, टाटा डाडा अड़ा। इसी तरह से वहां भी क्वेश्चन आ जाएगा कौन से वर्ग से है ये वर्ग, तो मूर्धा से है। ठीक है, इनका उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से है, सॉरी मूर्धा से है। इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है, या किसी एक को दे दें या चारों पांचों दो तीन जो भी जिस तरह से दे दें, आप ध्यान रखें कि ये मूर्धा से है। आप उच्चारण करके देख लेंगे, क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ता पे, ता वर्ग। ता वर्ग में ही दांत। ठीक है, दांत यानी कि दांतों से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो ता था, आप उच्चारण करके देखिए साथ साथ मेरे, ता था दा धा ना। देखिए हमने उच्चारण करा, दांतों को टच करा बोलते समय, उच्चारण करते समय हमारी जीभ ने दांतों को करा। इनको कैसे याद रखोगे, अब इसमें तो दांत आ गए। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लो कि जिस लाइन में दांत आ रहा है, दांत से दांत बनता है, तो वो हो गया हमारे दांत उच्चारण। ठीक है, ता वर्ग का जो है वो हमारे दांत उच्चारण होगा, तो दांत से याद कर लो चाहे तात से याद कर लो, जैसे आपको इजीली लगे वैसे कर लो। जिसमें हमारे ये दा आ रहा है अक्षर, ये दांत, इससे दांत से दांत हो गया, जिस लाइन में दांत आ रहा है उसी लाइन के दांत का उच्चारण हो गया। चाहे ऐसे याद कर लो चाहे सीधे सीधे याद कर लो कि ता था दा था ना, हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिब्या दांतों को टच कर रही है उच्चारण करते समय, तो ये हमारे दांत से उच्चारण होगा इन वर्णों का। किससे होगा, क्वेश्चन बन जाता है कि इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, तो दांत दे दे, मूर्धा दे दे, ओठ दे दे, तालु दे दे, कंठ दे दे, आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका तो उच्चारण, आप उच्चारण करके देख लीजिए वहां पे फौरन जो वर्ण दिया है उसका, जहां पर जीभ टच करे उसी को उसका
नाम दे दीजिए और उससे उसको क्वेश्चन को हल कर दीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, पावर। पावर सबसे एक प्रकार का इजी वर्क कहेंगे इसके लिए। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, बहुत कॉमन शब्द बोलता है जो बहुत आसानी से बोल जाते हैं, पा, फा, बा, मा। आपने देखा पा, ये होठों से बोल गया, फा, होठों से बोल गया, वा, भा, मा। उच्चारण करके देखिए, पा वर्ग जो है टोटल होठों से बोला जा रहा है। पा, फा, बा, भा, मा, इनका उच्चारण जब हमने किया, कहां से बोला, हमारी जिह्वा कहीं टच नहीं हुई, हमारे सिर्फ होठों से काम हुआ, हमारे होठ आपस में लगे और इनका उच्चारण हमारा होठों से हो रहा है। अब वहां भी क्वेश्चन इसी तरह से पहचानने को आ जाए, इनका उच्चारण किससे होता है। अगर आप वहां भूल भी जाए सपोज एग्जाम में तो आप उच्चारण करके देख लें, जो अंग जहां टच कर रहा है वो उसी वर्ग का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे होठ, इनका उच्चारण किससे होता है। क्वेश्चन आ जाए हिंदी वर्णमाला में पा का उच्चारण कहां से होता है, तो होठ से होता है, या ऐसे आ जाए कि इन वर्णों का उच्चारण या इस वर्ण का उच्चारण किसी एक को दे दे, कहां से होता है उच्चारण करते समय, तो होठ से होता है। आप वहां भी कंफ्यूज ना हो, बोल के देख लें, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। हम अपने आगे को अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे देखिए ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अब हम आते हैं अपने इसी हमारे 33 जो हमारे व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है, 4 हमारे ये अंतस्थ व्यंजन है। ये देखिए कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा। अगर क्वेश्चन आ जाता है हमारी हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये हमारे ये 4 है। कितनी है, 4 है। या हमारी हिंदी वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, इन चारों को लिख के दे दे तो आप पहचान लेंगे, या, रा, ला, वा। अंतस्थ का मतलब बीचों बीच से उच्चारण, कहीं इधर उधर से नहीं, एकदम अंतस्थ सीधे सटा उच्चारण जो हो रहा है अंतस्थ, इसलिए इसके लिए दिया गया है अस्त, अंत के अस्त। आप बोल के देखिए, या, देखिए गले से थोड़े यहाँ से नीचे से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, बोल के हर वर्ण का उच्चारण करके देख लें, हर वर्ण का उच्चारण करके देख लें, पता चल जाएगा, ठीक है, कि कौन सा व्यंजन कहां से है, ठीक है। तो या, रा, ला, वा, या कोई एक क्वेश्चन आ जाए वहां भी एक वर्ण दे देंगे, एक वर्ण दे दें, जैसे या दे देंगे, इसका उच्चारण कहां से होता है पहचानने को, बाकी और सब दे दें तो आप कर देंगे, या है, या रा दे दें, या ला दे दे, वा दे दे, या सबको दे दें या किसी एक को दे दे, तो आप पहचान लेंगे कि इनका उच्चारण अंतस्थ से होता है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन बनता है ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। कौन कौन से है वो ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, सा, 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 हा, ठीक है, सा, 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 हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म का मतलब, अरे हम जब उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय थोड़ी सी ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी कि गर्मी सी पैदा हो रही है इनको उच्चारण करते समय, इनको गर्मी सी पैदा होती है इनको उच्चारण करते समय, तो उसको ऊष्म कहते हैं। ऊष्म, सा, 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 हा, थोड़ी ऊष्मा सी उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ये इनकी भी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। कौन कौन से हैं उस व्यंजन, सा, 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 हा, जो भी है आप जैसे उच्चारण करते हो, जो भी है इनमें से भी कोई या एक अक्षर दे दे या चारों दे दे कि कौन से उस व्यंजन, तो ये आप पहचान लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम अपने संयुक्त व्यंजन पे, आते हैं हम अपने संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, इनकी भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। 33 व्यंजन है, उन 33 व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, या 33 व्यंजनों में से अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, या उस व्यंजनों में से, ये 33 व्यंजनों में से उस व्यंजनों की संख्या कितनी, इनकी सबकी संख्या 4 4 ही है, ये 4, ये 4, ये 4, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन कौन से मैं आपको लिख के दे दिया मैंने। आपके छतरी वाला छ हो गया, ज्ञा हो गया, ज्ञानी वाला त्रिशूल वाले त्रा हो गया, और श्रा, ठीक है, श्रमिक वाला कुछ भी कह लो इसके लिए, तो इनकी भी संख्या 4 है,
इसमें भी पोजीशन वही रही, क्वेश्चन कर लिया जाए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, 4 है। वो कौन कौन से हैं 4? ये हैं छात्रा, छा, ज्ञा, त्रा, शा, या इनमें से कोई एक दे देंगे वहां भी इसी तरह से पहचाने कि ये कौन सा व्यंजन है, तो आप बता दें कि ये संयुक्त व्यंजन है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बता दी का से लेके मा तक जो हमारे स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। अगर फिर भी इसमें कोई कमी कहीं रह गई है तो आप मुझे बताएं कहाँ पे क्या कमी रही है। मैं ऐसे पढ़ाती हूँ जैसे आपको ये कभी महसूस नहीं होगा कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह से मैंने ये वीडियो बनाती हूँ कि आपको ऐसी फीलिंग आए कि हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये हमारे हिंदी ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल के माध्यम से मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से जानकारी देनी चाहिए। अगर फिर भी कहीं कोई कमी रह गई है तो आप बताएं मेरे लिए, और अच्छे से अपनी वीडियो में आगे सुधार करूंगी मैं। और मेरी तरफ से उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपने मेरी वीडियो से ज्ञान प्राप्त किया होगा और आपके माइंड में बहुत अच्छे से ये मेरी जो भी है हिंदी वर्णमाला बैठ गई होगी। और हिंदी वर्णमाला कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, एक वीडियो में नहीं हो सकता, ज्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे तो बोरिंगता आ जाती, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रही हूँ जिससे आपके माइंड में अच्छे से सेट होती चली जाए। अब आगे को हम हिंदी वर्णमाला 33 व्यंजनों के ऊपर आगे के नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सप्लेन करेंगे, सारा विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे जैसे इसको पढ़ाया है। और उसको पढ़ने के लिए आपके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 हिंदी वर्णमाला को आपके लिए सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे ज्ञान गंगा गागर में सागर चैनल में आने के लिए। हमारे चैनल के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे।